morning to all. So today we will start unit number 2, that is fins. So first of all we will see what is fins. Fins is also called as extended surface. So in unit number 2 there are two parts of the syllabus, that is fins, and second part is transient conduction, right? This is unsteady heat conduction, transient or unsteady heat conduction. So far in the unit number 1 we have studied about steady heat conduction, but now we will see what will be the effect of heat transfer when there will be a unsteady heat conduction, right? So in unit number 2 we are going to study about fins as well as transient heat conduction. So there will be two parts in the unit number 2, and we will see both of the topics in a holistic manner, right? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका सिलेबस जो है वो सिलेबस का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, क्या है सिलेबस में। तो सिलेबस देखने के बाद ही हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सिलेबस में क्या है। सबसे पहले आपका सर रिकॉर्ड कर लो। मैंने सबको बना दिया है, आप लोग कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आता है फिन्स। ओके, यू ऑल आर प्रेजेंटर, सो यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फिन्स in the unit number 2 first part, and second part will be transient heat conduction, right? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिन्स देख लेंगे, और फिन्स को हम लोग एक्सटेंडेड सरफेस भी बोलते हैं, एक्सटेंडेड सरफेस बोलते हैं। ये एक्सटेंडेड सरफेस जो होता है इसका टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर हो सकता है, ये पैराबोलिक हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। किस टाइप का होगा और कहाँ पर होगा ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे, राइट। तो हीट ट्रांसफर थ्रू एक्सटेंडेड सरफेस हम लोग देखेंगे, यानी कि अगर वो एक्सटेंडेड सरफेस जो होगा वो डिफरेंट ओरिएंटेशन का या डिफरेंट शेप का होगा तो क्या इफेक्ट होगा हीट ट्रांसफर के ऊपर, राइट। एंड इट्स क्लासिफिकेशन, और इसका क्लासिफिकेशन क्या है ये, और या टाइप्स क्या है ये देखेंगे। उसके बाद फिन्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर तीन तरह का ये टाइप पढ़ेंगे हम। यहाँ फिन्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर तीन टाइप होगा, और वो तीन टाइप हम लोग पढ़ेंगे, यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही तीन टाइप हो जाएगा। जब एंड फिन को हम लोग ये काफ़ी लॉन्ग होगा या इनफाइनाइट होगा तब क्या इफेक्ट होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर फिन्स का एंड को हम इंसुलेट कर देंगे तो क्या होगा, या फिर अगर छोटा फिन है और एंड को इंसुलेट नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, ये सारे यहाँ टाइप्स है। उसके बाद एरर इन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर वॉल, तो ये थर्मोमीटर वॉल में किस तरीके से टेम्परेचर का एरर आता है, यानी कहने का मतलब अगर आप स्टीम पावर प्लांट या बॉयलर की बात करें या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जहाँ से स्टीम का फ्लो हो रहा होगा, तो ये स्टीम का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस या फिर 1500 डिग्री सेल्सियस या 750 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर नहीं यूज करते हैं, बल्कि थर्मोमीटर वॉल यूज करते हैं। ये थर्मोमीटर वॉल, तो ये थर्मोमीटर वॉल किस टाइप से काम करता है और उसमें किस फिन्स का यूज करते हैं और उसमें एरर आता है टेम्परेचर मेजरमेंट का, तो वो सारा कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे, राइट। ये हो गया। सेकेंड पार्ट जो आ गया ये वाला, ये आप कह सकते हैं कि फिन्स और फर्स्ट यूनिट ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका होता है ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन और लम्प्ड कैपेसिटेंस मेथड या लम्प्ड हीट एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। उसके बाद टाइम कांस्टेंट है, अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन इन वन डायमेंशन ओनली, और उसके बाद हेजलर चार्ट एंड देयर एप्लीकेशन। मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए फिन्स वाला पार्ट तो स्टैटिक है, अगर आप लोग थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, लेकिन ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन ये दिस इज़ वेरी छोटा सा सिलेबस है बट वेरी वास्ट प्लस टू मच कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्चुअल है। आपका जो ये ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन वाला टॉपिक है जिसमें कि है लम्प्ड हीट एनालिसिस और हेजलर चार्ट। यहाँ पे कुछ चार्ट्स होंगे जिस तरीके से हम लोग ये देखते हैं ना स्टीम टेबल, उसी टाइप से यहाँ पर 5 से 6 चार्ट होगा, 5 to 6 चार्ट्स होगा, और हम लोग को वो देखने के लिए सीखना भी है, और उसका किस तरीके से चार्ट का यूज करके कौन सा वैल्यू को हम लोग फाइंड करते, जैसे यहाँ पर बायट नंबर फाइंड किया जाता है और फूरियर नंबर एफ नॉट, बी आई या एफ नॉट, ये दोनों का हेल्प लेकर हम किस तरीके से कौन सा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं
और वहाँ पे टेम्परेचर मेजर करना होता है सरफेस पे या मिड प्लेन पे टेम्परेचर या किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम बायट नंबर और फूरियर नंबर का हेल्प लेकर चार्ट होता है 5-6, उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को पहले ही बता दूं ये यूनिट आपके लिए काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। ये यूनिट क्या फर्स्ट यूनिट भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट था, ये भी है। कह सकते हैं कि एचएमटी का हर एक पॉइंट हर एक टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप यहाँ से मिस करते हैं तो बहुत नुकसान हो सकता है। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू देख लिए हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को थोड़ा यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाता हूँ जो आपका है फिन्स का डायग्राम है यहाँ। ठीक है, ये फिन्स आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि ये फिन है और किस टाइप के फिन्स है और इसका कहाँ यूज किस टाइप का होगा वो हम देखेंगे। ये भी एक आपका फिन का ही टाइप है, ये भी फिन्स है। फिन्स का मतलब क्या होता है जी? एक्सटेंडेड सरफेस, एक्सटेंडेड सरफेस कहने का मतलब क्या हुआ? ये एक्सटेंडेड सर्विस, जैसे दीवार में मान लीजिए घर का दीवार होता है, ये सपोज करो वॉल है आपका घर का और उसमें आप इस तरह का सरफेस आपने बाहर से निकाल दिया है कोई पर्पस से, ये आपका एक्सटेंडेड सरफेस है। ठीक है, लेकिन हम एक्सटेंडेड सरफेस किसको बोल रहे हैं? जो बाहर निकला हुआ ये वाला पोर्शन, ये एक्सटेंडेड सरफेस है। ये वाला एक्सटेंडेड है, ये दिस वन इसमें ये सब जो निकले हुए हैं ये एक्सटेंडेड सरफेस है। इसमें ये बाहर का की ओर जो निकला हुआ है ये सब एक्सटेंडेड सरफेस है। बट यहाँ मैटर ये करते कि हमने एक्सटेंडेड सरफेस को क्यों निकाला है, क्या मैटर है? जैसे आपने टू व्हीलर गाड़ी में देखा होगा नीचे में जो आपका इसका एल्यूमिनियम का लगा होता है वाइट, वो पूरा एक्सटेंडेड सरफेस होता है रेक्टेंगुलर वाला। तो किस टाइप का हो सकता है, शेप क्या होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे। मैंने आपको अभी कुछ डायग्राम्स दिखाया है कि एक्सटेंडेड सरफेस किस टाइप का होता है, क्यों होता है, क्या पर्पस है, वो सब अभी हम आपको नहीं बताए हैं। मैंने अभी सिर्फ इतना बताया कि इस टाइप का होता है एक्सटेंडेड सरफेस, और ये एक्सटेंडेड सरफेस का हम किस तरीके से यूज करते हैं या क्या है, ये सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा मैंने आपके सामने एक ब्लैंक शीट निकाला है। ये ब्लैंक शीट पे हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। करेक्ट, आप लोग के पास कॉपी हो तो आप लोग साथ ही साथ लिखते भी चलिएगा। देखिए सबसे पहले कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र हम लोग देखते हैं। कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र में अभी आप लोगों ने एक फार्मूला देखा होगा, अगर याद हो आप लोगों को तो। कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला होता है क्यू कॉन्वेक्शन एच ए डेल्टा टी। एच ए डेल्टा टी का मतलब क्या होता है जी? तो टी ऑफ सरफेस माइनस टी ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब एम्बियंट टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। कहने का मतलब सपोज करो कि आपके पास जैसे अभी आप लोग देख रहे थे ना कि कोई एक वॉल है इस टाइप का। हाँ, इस टाइप का आपके पास कोई एक वॉल है और यहाँ से आपने क्या किया है, एक एक्सटेंडेड सरफेस को इस तरीके से निकाल दिया है। एक्सटेंडेड सरफेस को यहाँ से आपने बाहर इस तरीके से निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर होगा ना इसको हम लोग टी सरफेस बोलेंगे। सरफेस का टेम्परेचर यही है। कौन सा सरफेस का टेम्परेचर है जी? तो मैं आप लोगों को डायग्राम थोड़ा सा और कंक्रीट बनाता हूँ ताकि क्लियर। ये वाला जो पोर्शन है जो आप वॉल बोल सकते हैं, घर का वॉल मान लीजिए या जो भी है, ये सरफेस है और सरफेस के साथ अटैच किए हैं ना ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सरफेस। इसी को हम बोले हैं एक्सटेंशन। करेक्ट, यहाँ का टेम्परेचर आपका टी इन्फिनिटी। टी इन्फिनिटी मतलब एम्बियंट टेम्परेचर, टी ए भी बोल सकते हैं। टी इन्फिनिटी टू टी ए, एम्बियंट टेम्परेचर मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, जहाँ पर ये वाला एक्सटेंशन रखा हुआ है, जहाँ एक्सपोज किया हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और सरफेस कहाँ पे? जहाँ पर ये वॉल है उसमें लगा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। अब अगर एरिया की हम बात करें तो ये वाला एरिया की हम बात यहाँ करेंगे, सरफेस एरिया ये वाला, ये आपका सरफेस एरिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इफेक्ट होता है। अब आप मुझे बताना यहाँ पर कि अगर ये वाला पार्ट आपका सॉलिड है पूरा यहाँ पे, हाँ, ये वॉल है और ये वाला दोनों है आपस में अटैच है, तो कंडक्शन हीट का ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ या फिर इसके अंदर में कंडक्शन का हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन
ये वाला फिन और ये बाहर का इन्वायरमेंट में हीट का ट्रांसफर क्या हो रहा होगा, कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, समझिए। आपके पास कोई एक वॉल है, ये सॉलिड है, ये वॉल है, वॉल में हमने एक अटैच किया है इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ हीट का ट्रांसफर कंडक्शन हो रहा होगा, कंडक्शन। लेकिन यहाँ से बाहर का हीट ट्रांसफर होगा वो कॉन्वेक्शन होगा। क्यों कॉन्वेक्शन होगा, क्योंकि बाहर में आपका फ्लूइड है, और वो फ्लूइड कैसा है, फ्लूइड आपका एयर है, फिलहाल के लिए एयर है मान लो ये। तो यहाँ पे होगा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, वो होगा एच ए, इस टाइप का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा इसका। ठीक है, तो ये क्यों होगा कॉन्वेक्शन, क्योंकि सॉलिड प्लस फ्लूइड, मैंने आप लोगों को वहां भी बताया था फर्स्ट यूनिट में कि सॉलिड प्लस फ्लूइड का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जहां पर भी वहां पर कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होता है। तो कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ट्रांजिशन का फेज होना चाहिए। वो ट्रांजिशन फेज कौन सा है, तो सॉलिड और लिक्विड का ट्रांजिशन फेज है। लेकिन ये वाला वॉल और यहाँ पर हीट ट्रांसफर कैसा होगा, तो ये कंडक्शन होगा। क्यों कंडक्शन होगा, क्योंकि दोनों सॉलिड है। मैंने ये बात नहीं बोला है, सपोज करो ये आपका कॉपर का है तो ये एल्यूमिनियम का हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला है कि दोनों सेम है। लेकिन हाँ, मैंने आपको जब कंडक्शन का ये डेफिनेशन बताया था तो वहाँ बताया था when two materials are either of the same property or of different but they are in direct physical contact। तो यहाँ पर ये दोनों फिजिकल कांटेक्ट में है, तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के द्वारा। लेकिन यहाँ से बाहर कॉन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ये बात हमने पढ़ा था कॉन्वेक्शन के फॉर्म में। मीडियम का ट्रांसपोर्टेशन, हीट का ट्रांसफर, यानी कि सॉलिड से लिक्विड फेज में या फ्लूइड के फेज में। लिक्विड आप लो तो अलग बात है, एयर लो तो भी है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों को देखना है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हीट का ट्रांसफर का फॉर्मूला हमने लिखा है, क्यू कॉन्वेक्शन इक्वल्स टू एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये देखो आप लोग फॉर्मूले को अगर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी को, तो मुझे बताइए अगर हमें कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को बढ़ाना है, कहने का मतलब सॉलिड से लिक्विड फेज में हीट ट्रांसफर को अगर हमें बढ़ाना है, यहाँ पर इंक्रीज करना है, आप मुझे बताइए कौन कौन से वैल्यू के ऊपर ये कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर वैरी करेगा। आप किस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, किस चीज़ को घटा सकते हैं, तो हमारा कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर जो होगा वो बढ़ सकता है। क्यू कन्वेक्शन हमें बढ़ाना है, हमारा टारगेट है क्यू कन्वेक्शन को बढ़ाना। तो मुझे बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर कंडीशन, थोड़ा सा सोचिए, कोई बताइए सोच करके। अगर हमें ये वाली वैल्यू जो है, ये क्यू कॉन्वेक्शन जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वाले वैल्यू को अगर हमें इंक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है, ये वाली वैल्यू को, ये वाला इसको इंक्रीज करना है या घटाना है, तो एच पे करेगा फैक्टर, ए पे एरिया पे, ये सरफेस का टेम्परेचर या एम्बियंट का टेम्परेचर, इसके ऊपर ही तो ये काम कर रहा होगा। सर टीएस पे, टी एस के टीएस ऊपर को इंक्रीज करेंगे सर। जी, राइट। क्योंकि क्या होगा, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आप वेरी नहीं कर सकते, एरिया को वेरी नहीं कर पाएंगे। इन्फिनिटी मतलब बाहर का टेम्परेचर, आप उसको वेरी नहीं कर सकते हैं। तो सरफेस टेम्परेचर को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये टेम्परेचर जो टी सरफेस है, इसको वेरी करेंगे तो हमारा क्यू कन्वेक्शन वैल्यू वेरी करेगा। क्या कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर जी, फॉर इंक्रीजिंग the operating temperature, ऑपरेटिंग टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टी एस की बात कर रहे हैं, फॉर ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ सरफेस बॉडीज, ऑफ सरफेस बॉडीज, फॉर इंक्रीजिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ सरफेस बॉडीज, क्या करेंगे हम, हीट ट्रांसफर फ्रॉम surface to the surrounding, from surface to the surrounding, ठीक है। ये चीज हो गया हमारा यहाँ पे, surface to the surrounding
टू बी मैक्सिमाइज, टू बी मैक्सिमाइज, जो बात आपने बोला था मैं उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया, मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, तो फॉर इंक्रीजिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ सरफेस बॉडीज, हीट ट्रांसफर फ्रॉम सरफेस टू द सराउंडिंग टू बी मैक्सिमाइज्ड। कहने मतलब जो हीट ट्रांसफर जो होगा वो मैक्सिमाइज अगर हमें करना है, ये कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, तो ये वाला टेम्परेचर जो है आपका सरफेस से इन्वायरमेंट के तरफ जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर को हम लोग वेरी करेंगे। अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा जी, मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये हमारा पॉसिबल, लेकिन इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए, तो पॉसिबिलिटी क्या है इसके लिए, जो आप लोगों ने बोला था मैं अभी उसी को लिख रहा हूँ, हीट ट्रांसफर हमें बढ़ाना है। हमारा टारगेट क्या है, फॉर इंक्रीजिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ सरफेस बॉडीज। हमारे पास यहाँ पर जो टारगेट है क्यू कॉन्वेक्शन को बढ़ाने के लिए सरफेस टेम्परेचर को बढ़ाना हुआ, या फिर अगर आप सरफेस टेम्परेचर को ही इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है कि आप क्यू कॉन्वेक्शन को बढ़ा दें। क्यू कॉन्वेक्शन को बढ़ाएंगे तो आपको ये चीज़ बढ़ेगा, अगर आप इस चीज़ को बढ़ाएंगे तो आपका ये चीज़ बढ़ेगा। तो वाइस वर्सा बोथ आर ट्रू टू ईच अदर। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा यहाँ पे, अगर हमें हीट ट्रांसफर को मैक्सिमाइज करना है तो हमारा पॉसिबिलिटी क्या होगा जी, पॉसिबिलिटी होगा इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड। यही हमारा इम्पोर्टेंट था जो आप लोग बताए थे, मैं उसका एक लाइन थोड़ा आगे बढ़ के बता रहा हूँ। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड। ठीक है, टू हीट ट्रांसफर, टू हीट ट्रांसफर मतलब हीट ट्रांसफर होने के लिए जो सरफेस एरिया है एक्सपोज्ड हुआ है, हम उस हीट ट्रांसफर के लिए सरफेस एरिया को किस तरीके से अल्टर करेंगे, तो हीट ट्रांसफर कॉन्वेक्शन के द्वारा जो उस पर क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग देखें। अभी थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करूंगा इसे। और ये कैसे किया जाता है जी, तो विच इज डन बाय प्रोवाइडिंग द एक्सटेंशन ऑन द सरफेस। ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोवाइडिंग extension on the surface, providing extension on the surface। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मैं ये चीज़ को बहुत क्लियर स्टार्टिंग में टाइम ले रहा हूँ। अब इसके लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल होगा आपका प्रोविजन ऑफ फिन्स ऑन आईसी इंजन। आईसी इंजन में हम किस तरीके से फिन यूज करते हैं वो एक हो गया यहाँ, प्रोविजन ऑफ फिन्स ऑन आईसी इंजन। ठीक है, ये चीज़ है आईसी इंजन पे। या फिर प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक ट्रांजिस्टर्स, जैसे ट्रांजिस्टर होता है ना, वो भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रांजिस्टर भी आपका यही काम आता है। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लाइक ट्रांसफार्मर्स। जैसे आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर वो भी क्या है आपका एक फिन है, एक्सटेंडेड सरफेस है। फिर प्रोविजन ऑफ फिन्स ऑन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। ऑटोमोबाइल के रेडिएटर के ऊपर आप लोग देखे होंगे, ऑटोमोबाइल रेडिएटर, ये ऑटोमोबाइल रेडिएटर जो होगा उस पर भी हम लोग फिन्स का प्रोविजन करते हैं। उसके बाद है आपका इकोनोमाइजर है, सुपर हीटर है, बॉयलर में जो यूज करते हैं आप लोग पढ़े हैं, ये सब आपका उसी का एग्जाम्पल है, इकोनोमाइजर या सुपर हीटर। सुपर हीटर्स ये सब क्या है जी आपका, ये सब आपका एक्सटेंडेड सरफेस है। समझना, मैं थोड़ी सी इसको और इस लेक्चर को मैं थोड़ा सा और एक अलग लेवल पर लेकर के जाना चाह रहा हूँ, समझिएगा। मैंने आपको बताया जो आप फर्स्ट यूनिट में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि Q अगर हमें बढ़ाना है कॉन्वेक्शन का, जिसका फॉर्मूला होता है HATS माइनस T इन्फिनिटी। अभी थोड़ा सा समझना, सपोज करो कि आपके पास ये सरफेस एक्सटेंडेड नहीं है, ये वाला सरफेस है, सिर्फ आपका हीट ये है एक सरफेस, और ये वाले सरफेस को इसका टेम्परेचर जो है वो TS है, और ये सरफेस के बाहर में जो भी टेम्परेचर होगा उसको हम लोग T इन्फिनिटी बोल दिए हैं।
अब जो बाहर में होगा उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H बोलते हैं। तो आपका ये पूरा एरिया होगा जो एक्सपोज हो रहा है हीट ट्रांसफर के लिए, उस कंडीशन में हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला जो बनेगा Q इक्वल टू वो होगा H A डेल्टा T, और डेल्टा T का मतलब क्या, T सरफेस माइनस T इन्फिनिटी। ये बनेगा हमारा फॉर्मूला, T सरफेस माइनस T इन्फिनिटी। अब अगर हमें हीट ट्रांसफर को बढ़ाना हुआ, ये Q का वैल्यू को हमें बढ़ाना हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सरफेस का टेम्परेचर आपको यहाँ पर फिन्स वाले कॉन्सेप्ट में उसको हम वैरी नहीं करेंगे, बाहर का टेम्परेचर वैरी नहीं करेंगे, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वैरी नहीं करेंगे, लेकिन हमने ये भी तो देखा है कि यहाँ एरिया आ रहा है, ये वाला जो एरिया है, अगर मैं किसी तरीके से इस एरिया को बढ़ा दूं तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन आप इस एरिया को नहीं बढ़ा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उस एरिया को बढ़ाने के लिए कोई दूसरा सरफेस जो होगा उसको डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में लाकर ऐसे जोड़ सकते हैं। जैसे घर में वॉल होता है ना, वॉल पे हैंगर लगाते हैं या कुछ भी है, तो क्या करते हैं, एक्सटेंड कर दिए, वॉल में ही काम करने के लिए छोटे छोटे चीज एक्सटेंड किए ताकि और भी काम हमारा हो जाए। तो वही एक्सटेंशन आपका यहाँ पर हीट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट में फिन्स कहलाता है। तो आप यहाँ पर सरफेस एरिया को बढ़ाना चाह रहे हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ जाए तो हीट ट्रांसफर हमारा ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा हीट ट्रांसफर का लॉस बढ़ जाएगा इनफैक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला सरफेस एरिया ही तो बढ़ा है, ये जो सरफेस एरिया था यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एरिया को ही तो हमने बढ़ा दिया है यहाँ पे। तो ये एरिया अगर बढ़ जाएगा तो हमारा हीट ट्रांसफर ये वाला वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये वाला ये जो ए है हमारा, इसको बढ़ाना हमारा मैटर है। तो क्यों किए हैं, तो फॉर इंक्रीजिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द सरफेस बॉडीज। तो सरफेस बॉडीज की टेम्परेचर को अगर बढ़ाना हुआ, समझो हीट ट्रांसफर को बढ़ाना हुआ, तो हीट ट्रांसफर को ये क्या बोलते हैं, मेन टारगेट क्या है, सरफेस टेम्परेचर को बढ़ाना है, सरफेस की टेम्परेचर को बढ़ाना है। तो सरफेस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अब समझना, थोड़ा सा एक और लूप को जोड़ दिए, सरफेस टेम्परेचर को बढ़ाना हुआ तो हम लोग हीट ट्रांसफर को बढ़ाएंगे। अब हीट ट्रांसफर को बढ़ाएंगे तो इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाने के लिए सरफेस एरिया को हमें बढ़ाना होगा। इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो हीट ट्रांसफर बढ़ रहा है आपका, हीट ट्रांसफर अगर इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्टली आपका सरफेस टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, यही हमारा टारगेट था। तो ये क्या है, इसका पॉसिबिलिटी इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। और एग्जांपल्स मैंने बताया, जैसे कि आईसी इंजन में फिन्स लगाते हैं, वो ट्रांजिस्टर हो गया आपका, ट्रांसफार्मर हो गया, ऑटोमोबाइल के रेडिएटर जो गाड़ी में आगे देखते हैं वहाँ लगा होता है बोनट के पास, वो इकोनोमाइजर लगाते हैं या सुपर हीटर लगाते हैं हम लोग बॉयलर में या थर्मल पावर प्लांट में। ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा किस चीज़ का है जी, तो ये फिन्स का ही कॉन्सेप्ट है। बात समझ आई, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ इसको और देखता हूँ। अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, अभी मैं टॉपिक के अंदर एंटर नहीं किया हूँ, ये सारे बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। बात समझ में आ रही है, ये आपके बुक्स में, आपके पीपीटी में कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरे से मत बोलना कि सर नोट्स चाहिए, तो ये वाला लिखा होना चाहिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आप रख लीजिए या जो भी है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लो। ये चीज़ मैं लिखा हुआ नहीं दूंगा, क्योंकि ये मैं ऑन द स्पॉट आपको पढ़ाने के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कोई बुक में, कोई किताब में ये सारी चीज़ें जिस तरीके से बताऊँ मेथड नहीं है, मैं आपको बता दूँ पहले ही, क्लियर हो जाओ, राइट। ये मैं खुद से आपको अपने कॉन्सेप्ट के आधार पे पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे है कंडीशंस अंडर विच फिन्स यूज्ड। अब हम लोग इसके अंदर देखते हैं कुछ कंडीशंस, ये सब कॉन्सेप्ट देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे कि किस तरीके से क्या क्या है सिलेबस में, फिर देखते हैं। तो कंडीशंस अंडर विच फिन्स यूज्ड, अंडर विच फिन्स यूज्ड, क्या क्या कंडीशन हो सकता है जहां पर हम फिन्स का यूज करते हैं, ये चीज आ गया है हमारा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंडीशंस क्या होगा जब हम लोग फिन्स को यूज करेंगे। तो इसके कुछ कंडीशन है, देखो एक एक करके हम कंडीशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो आपका होगा वो होगा द मटेरियल्स ऑफ फिन्स मस्ट बी, यानी कि आप मटेरियल के बारे में, ये है आपका मटेरियल के बारे में। मटेरियल क्या होना चाहिए, तो इसका मटेरियल जो होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए
कि इसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी हो। मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए? हाई। ये कंडीशन है। सबसे पहले कुछ मटेरियल का कंडीशन देखते हैं, उसके लिए होना चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी इसका हाई, और डेंसिटी जो होना चाहिए इसका, डेंसिटी वो आपका लो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो फिन्स के थ्रू डेंसिटी जो डिफ्यूज होता है फ्रॉम द बेयर मटेरियल एंड लो कॉस्ट, तो ये जो डिफ्यूज हो रहा है आपका सॉलिड से लिक्विड के तरफ यानी फ्लूइड के तरफ, इसीलिए हम यहाँ पर डेंसिटी को कम रखते हैं, क्योंकि जो आपका कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफर होता है वहाँ पर फ्लूइड की विस्कोसिटी और फ्लूइड की जो रहेगा उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये वैल्यू स्पेसिफिक हीट, ये सब लेकर के चलते हैं। ये हम लोग देखे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग में। तो इसीलिए यहाँ पर ये दो कंडीशन लिखा है। तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी का क्या मतलब है जी? अब समझना, ये हाई थर्मल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो किस टाइप के मटेरियल आप लोग पढ़े थे? कॉपर, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर एजी, ये सारा चीजें। बट कॉपर एंड एजी हैव हाई डेंसिटी, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉपर का और एजी का जो डेंसिटी होता है वो हाई है। ये डेंसिटी जो थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर का, एल्यूमिनियम का और एजी का तो है ज़्यादा। समझो एक बार, कॉपर का, एल्यूमिनियम का और एजी, ये तीनों का थर्मल कंडक्टिविटी तो है ज़्यादा है, ये तीनों का ज़्यादा है, लेकिन डेंसिटी की अगर आप बात करते हैं तो डेंसिटी कॉपर का, इसका और एजी का, ये दोनों का डेंसिटी जो होगा ये ज़्यादा होगा। तो हमारा कंडीशन क्या है कि के भी ज़्यादा होना चाहिए और डेंसिटी लो होना चाहिए, राइट? ये हमें देखना है। Therefore, the best preferable material used for fin in case of moving bodies is aluminium. तो अगर हम लोग कोई मूविंग बॉडी की बात करें, किसी मूविंग बॉडीज की हम लोग यहाँ पर बात करें, तो उसके लिए एल्यूमिनियम इज द बेस्ट प्रेफरेबल मटेरियल। बेस्ट प्रेफरेबल मटेरियल, बात समझ में आ रही होगी, आई होप सो। ये चीज़ है। एंड बेस्ट प्रेफरेबल मटेरियल यूज्ड फॉर फिन्स इन केस ऑफ स्टेशनरी बॉडी, ये मूविंग बॉडी के लिए हो गया। लेकिन अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है, स्टेशनरी बॉडी का मतलब क्या हुआ जी? अगर रखा हुआ है बॉडी और वहाँ पर यूज करना हो, जैसे इकोनोमाइजर हुआ, एयर क्रिएटर, वो स्टेशनरी होता है पावर प्लांट में। लेकिन जैसे आप गाड़ी की बात किया, मैंने टू व्हीलर की बात किया है, ये सारे जो टू व्हीलर होता है मूविंग बॉडी है, तो मूविंग बॉडी में अगर आपको यूज करना हुआ तो एल्यूमिनियम, और अगर स्टेशनरी है तो एल्यूमिनियम या फिर हम कॉपर यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपको। अगर मूविंग बॉडी है तो एल्यूमिनियम यूज करेंगे, अगर स्टेशनरी है तो एल्यूमिनियम या फिर हम कॉपर यूज कर सकते हैं। तो कंडीशन अंडर विच फिन्स यूज्ड में सबसे पहला कंडीशन था वो था आपका मटेरियल। दूसरा कंडीशन है मेथड। मेथड का मतलब फिन्स को यूज करने का मेथड क्या है, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? मेथड है सबसे पहले ब्रेजिंग और ब्रेज वेल्डिंग इज द बेस्ट मेथड टू अटैच द फिन्स टू द सरफेस। तो उसके लिए हम ब्रेजिंग करते हैं। अब मेरे से मत पूछना कि ब्रेजिंग क्या होता है, क्योंकि अगर मुझसे पूछो मुझे नहीं पता है कि ब्रेजिंग क्या होता है, क्योंकि ये आपका प्रोडक्शन का पार्ट है और आप ये पढ़े होंगे, इसलिए आई एम सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगा। ब्रेजिंग या ब्रेज वेल्डिंग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 2 साल से वेल्डिंग पढ़ रहे हो तुम लोग, ब्रेजिंग और ब्रेज वेल्डिंग पढ़े हैं? हाँ, तो ये तुम लोग को पता हुआ कि ब्रेजिंग या ब्रेज वेल्डिंग के द्वारा हम लोग कैसे किसी चीज़ को अटैच करते हैं दूसरे सरफेस में। हमसे पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा कैसे होता है, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन का एरिया बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तो ब्रेजिंग और ब्रेज वेल्डिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं जी? फिन्स को सरफेस में अटैच करते हैं। फिन्स को सरफेस में अटैच करते हैं। क्यों फिन्स को सरफेस में अटैच कर रहे हैं? सो दैट कि सरफेस एरिया बढ़ जाए। ध्यान रखें बार बार आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड सरफेस। एक्सटेंडेड सरफेस ही तो है। तो एक्सटेंडेड सरफेस लाने के लिए आपको अटैच करना होगा ना जी सरफेस के ऊपर कोई एक बॉडी, या नहीं अटैच करेंगे? तो यही अटैचमेंट हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर आप बोल्टेड ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं, यहाँ वेल्डेड ज्वाइंट आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका मेथड ब्रेजिंग या ब्रेज वेल्डिंग ही है। ये नहीं कि बोल्टेड लगा दिए या वेल्डेड कर दी, ये नहीं होगा। ये दो चीज हम लोगों ने देखा है, राइट? अब यहाँ पे इसका तीसरा कंडीशन जो हम लोग देखेंगे
वो तीसरा कंडीशन जो हमारे पास बन के आता है वो होता है शेप। पहला आप लोगों ने देखा मटेरियल, सेकेंड आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि किस टाइप से हम लोग इसका मेथड को अप्लाई करते हैं, वो होता है ब्रेज वेल्डिंग या ब्रेजिंग। थर्ड देखते हैं शेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड है आपका शेप। ये चीज शेप क्या होगा, शेप ऑफ फिन इज सेलेक्टेड सच दैट हीट ट्रांसफर टू द वेट रेशियो मस्ट बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। तो यहाँ पर इसका कंडीशन समझिए, मैं जो लिख रहा हूँ पॉइंट्स को समझिएगा। हीट ट्रांसफर टू वेट रेशियो, हीट ट्रांसफर टू वेट रेशियो, ये सारा सर केस आपके आज कंटेंट है क्या? नहीं, मैं ये वाला कर रहा हूँ, खत्म कर दूंगा। हीट ट्रांसफर टू वेट रेशियो मस्ट बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, तो ये होना चाहिए आपका मैक्सिमम। मैं अभी कर देता हूँ ये टॉपिक एंड करके। तो यहाँ पर है हीट ट्रांसफर और वेट रेशियो ये मैक्सिमम होना चाहिए। समझना बात को, किस टाइप का शेप आप यूज करेंगे, शेप कहाँ पे, जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल हम बताए थे, याद आ रहा है कुछ एग्जाम्पल क्या बताए थे, जैसे इकोनोमाइजर हो गया, एयर प्री हीटर हो गया, या फिर हम रेडिएटर जो होता है उसमें यूज करते हैं। तो ये या आईसी इंजन में यूज करते हो, जहाँ पर भी यूज कर रहे हैं वहाँ पर हीट ट्रांसफर और वेट रेशियो जो होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। हीट ट्रांसफर और वेट, इसका रेशियो मैक्सिमम होना चाहिए। ये जहां पर मैक्सिमम होगा जिस मटेरियल का, वही हम लोग यूज करेंगे। उसी शेप का, कौन सा शेप रखें जब हीट ट्रांसफर और वेट ज़्यादा हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप यहाँ पर से देखिए, सपोज करो कि आपके पास कुछ ओरिएंटेशन इस टाइप का है, यहाँ पर है कि एक होता है रेक्टेंगुलर, ये हो गया रेक्टेंगुलर फिन अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आप ट्रायंगुलर फिन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पैराबोलिक फिन यूज कर सकते हैं। ये वाला क्या है जी, यहाँ पर दिस वन इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, एंड दिस वन इज triangular, and this one is parabolic, पैराबोलिक, ये सब है। तो हम लोग यहाँ पर से देखिएगा थोड़ा, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स गेट क्वेश्चन। पैराबोलिक का जब हम बात करें तो हीट ट्रांसफर और वेट रेशियो जो होता है ये मैक्सिमम होता है। पैराबोलिक के केस में हीट ट्रांसफर और वेट रेशियो मैक्सिमम होता है रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर की तुलना में। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसलिए होता है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो हीट ट्रांसफर यहाँ पे देख लेते हैं क्यों होता है। एक है आपका रेक्टेंगुलर, अगर रेक्टेंगुलर की बात करें तो सरफेस एरिया तो ज़्यादा है रेक्टेंगुलर का, और लेकिन रेक्टेंगुलर केस में हीट ट्रांसफर भी आपका ज़्यादा है और वेट रेशियो भी आपका ज़्यादा है। तो अब देखो, हीट और वेट ये दोनों इंक्रीज अगर आप कर दें, यहाँ पर इस वैल्यू में दोनों को इंक्रीज कर देंगे तो रेशियो आप कभी मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। ट्रायंगुलर की बात करो आप, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर के केस में क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत कम है, ये देखो सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम है, और हीट ट्रांसफर भी यहाँ पे कम होता है। दोनों चीज घट होगा तो ये होगा, तो यहाँ पर आप वेट रेशियो भी अगर आपका रिड्यूस हो रहा है, आप इस चीज को कभी मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन पैराबोलिक के केस में, जब आप पैराबोलिक की बात कर रहे हैं तो पैराबोलिक में क्या होगा जी, तो सरफेस एरिया भी ज्यादा है, देख रहे हैं आप ढंग से, हीट ट्रांसफर यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन वेट का जो रेशियो है ना वो कम है। अब हीट ट्रांसफर और वेट रेशियो को हमें बढ़ाना है, एक चीज तो हीट ट्रांसफर इसको बढ़ा रहे हैं और ये चीज और घटा रहे हैं, तो रेशियो क्या होता जाएगा आपका, काफी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम लोग पैराबोलिक का यूज करते हैं। अब आगे देखेंगे कहाँ पर किस चीज का यूज करते हैं, स्टेशनरी है या मूविंग बॉडी है या फिर जो भी है, जिस टाइप का बॉडी है वहां पर यूज करने के लिए हम लोग क्या फेनोमेना अप्लाई करते हैं, ये है। तो आउट ऑफ डिफरेंट शेप्स पैराबोलिक फिन्स विल बी गिव हाईएस्ट हीट ट्रांसफर टू वेट रेशियो, देयरफॉर we can use the parabolic shape in a most preferable condition। फोर्थ होता है मेथड्स ऑफ प्रोविजन ऑफ फिन्स, जो कि बेस होता है स्टेशनरी बॉडी है या फिर वो आपका किस टाइप का है। तो फिन्स मस्ट बी ऑलवेज प्रोवाइडेड वर्टिकल, अगर आपका स्टेशनरी होगा तो वर्टिकल फिन यूज करेंगे, सुन लो ध्यान से, और अगर वो मूविंग बॉडी होगा तो फिन्स मस्ट बी केप्ट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी। ये कौन